अध्याय 71 अप्राप्य तक पहुंचना। मेज पर कुछ देर तक बातें करने के बाद एडना ने अचानक कहा, बॉस, हम जिसका इंतजार कर रहे थे वह आ गया है। उसकी आवाज़ प्रत्याशा से भरी हुई थी, जिससे एलिसिया तुरंत उत्साहित हो गई। क्या क्लॉडिना सच में आए? उसने अपनी आवाज़ में खुशी की चिंगारी के साथ पूछा। आथा अपनी सीट से उठे जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला और क्लॉडिना ने एक खूबसूरत नीली और सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी और उसके साथ 2 अंगरक्षक थे। क्लॉडिना शान से टहल रही थी, एक कहानी की राजकुमारी की तरह, संतुलन और राजसी दृष्टि से। हर कोई उस पर था, क्योंकि उसकी सुंदरता बस अतुलनीय थी। एक शानदार मुस्कान के साथ वह जल्दी से आथा के पास गई, उसके सामने रुक गई। मुझे इस विशेष रात्रिभोज में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, आथा, उसने कहा, उसकी आंखें प्रशंसा में चमक रही थीं। आथा मुस्कुराया और सिर हिलाया। क्या मैंने तुम्हारे कीमती समय में दखल दिया है, क्लॉडिना? उसने पूछा, उसकी आवाज़ में चिंता का संकेत था। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, आथा, उसने उसे आश्वस्त किया। जब भी तुम मुझे बुलाओगे और मेरी ज़रूरत होगी, मैं हमेशा आऊँगी। क्लॉडिना के आते ही अनाथालय के बच्चे खड़े हो गए और खुशी से झूम उठे। हाय क्लॉडिना, उन्होंने दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा। हाय सभी, उसने मधुरता से उत्तर दिया। क्या आपने अच्छा समय बिताया? क्लॉडिना ने अनाथालय के बच्चों के साथ गर्मजोशी से अभिवादन किया और फिर एडना उसके पास आए मुस्कुराते हुए और कहा, क्लॉडिना, आज रात तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। क्लॉडिना मुस्कुराए और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। एडना, आज शाम तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा, उसने गर्मजोशी से कहा। ये हमारी नई पार्टनर है, एडना ने एलिसिया की ओर इशारा करते हुए परिचय कराया। क्लॉडिना का अभिवादन करते समय एलिसिया खुश और चिंतित दोनों दिख रही थी। नमस्ते, मेरा नाम एलिसिया है, उसने शर्मीलेपन से कहा। एडना ने आगे कहा, वह वही है जिसने आपकी नीलामी में जो कुछ हुआ उसे रिकॉर्ड किया और फिर बाद में वीडियो वितरित किया। ओह सच में? क्लॉडिना शर्मीलेपन से मुस्कुराए और एलिसिया के करीब आ गई। मेरा नाम क्लॉडिना है। उस रात आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा। एलिसिया स्पष्ट रूप से अचंभित थी। ओह माय गुडनेस, आप करीब से देखने पर और भी खूबसूरत लग रही हैं। मैं आपके कॉन्सर्ट में कई बार गई हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रही हूँ। क्लॉडिना ने एलिसिया के प्यारे और मधुर भाव को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, ये सोचकर कि आथा ज़रूर ही एडना और एलिसिया के पास कोई असाधारण आकर्षण होगा जिसकी वजह से एडना और एलिसिया उसके करीब आना चाहती थीं। तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो, एलिसिया, उसने विनम्रता से कहा। फिर क्लॉडिना ने हाथ बढ़ाकर एलिसिया का हाथ थाम लिया। चलो, उसने धीरे से कहा। फिर वे चारों कमरे के बीच में खाने की मेज़ पर चले गए और अपनी सीट पर बैठ गए। एलिसिया आथा के दाईं ओर बैठी थी जबकि क्लॉडिना उसकी बाईं ओर की सीट पर बैठी थी। खाने की स्वादिष्ट खुशबू ने जल्द ही कमरे को उनकी भूख मिटाने के लिए शानदार व्यंजनों से भर दिया। आथा कमरे के सामने खड़ा था, उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान थी। रात का मजा लो सब लोग, उसने कहा। उसकी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। उसके शब्दों का जवाब सभी उपस्थित लोगों की मुस्कान और खुशी भरी हंसी से मिला। शाम के दृश्य और पाक कला के आनंद वास्तव में उल्लेखनीय थे। गोल्डन पार्क रेस्तरां के रसोइयों ने खुद को मात दे दी थी, अद्वितीय प्रस्तुतियों के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का चयन किया था। अपने सामने रखे स्वादिष्ट व्यंजन के प्रलोभन का विरोध न कर पाने के कारण एलिसिया ने तुरंत कुछ मेनू उठाए और उन्हें जुनून के साथ खाना शुरू कर दिया। एडना इस बात से खुश होकर चुपचाप हंसते हुए बोली, ज़रूर, एलिसिया अभी भी बढ़ रही है, इसलिए उसे बहुत कुछ खाना चाहिए। एलिसिया ने अपना चेहरा उठाया और थोड़ी सी भौहें सिकोड़ते हुए एडना की छाती को घूरते हुए पूछा, आप यहाँ किस तरह की वृद्धि की बात कर रही हैं एडना उन्नी? छाती पर उस वृद्धि का क्या मतलब है? क्लॉडिना ने फिर से खिलखिलाते हुए कहा, अपने सामने मौजूद खुशी में आनंदित होते हुए। अगर हम वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं, उसने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की, मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि मैं आज रात बहुत कुछ खाने जा रही हूँ, उसने फिर से खिलखिलाते हुए कहा। एलिसिया ने फिर एक चम्मच लिया और आथा की ओर थोड़ा सूप बढ़ाया। मी ग्लिट्जी ओप्पा, मुझे एक बात पता है जो एडना उन्नी को परेशान कर सकती है, क्योंकि उसने मुझे चिढ़ाया है, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने आथा को एक चम्मच दिया। इसे ले लो ओप्पा, कम से कम मैं ऐसा करने वाली पहली लड़की होंगी, है ना? आथा एलिसिया की ओर मुड़ा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसने अपना मुंह खोला। एलिसिया ने उसे सूप पिलाया और उसने उसे एक आभारी मुस्कान दी। अच्छा है, ये भोजन बहुत स्वादिष्ट है, उसने धीरे से उत्तर दिया। एलिसिया ने फिर एडना को देखकर हंसी। ये कैसा है, एडना उन्नी? हाँ, ज़रूर, एडना ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। मुझे लगता है कि आपको और अधिक प्रयास करना चाहिए, आप जानते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर मिस्टर ग्लिट्जी के साथ ऐसा किया है। मैं इस तरह के मुखौटे के साथ इस स्वादिष्ट सूप को खाने में सहज महसूस नहीं करती हूँ, उसने कहा, और उसके बाद वह और भी अधिक उत्साह के साथ खाने लगी।
कुछ समय बीतने के बाद और कमरे में मौजूद ज्यादातर लोगों ने अपना शानदार खाना खत्म कर लिया। आथ ने शानदार और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के बाद संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। आथ, क्लॉडिना ने धीरे से पुकारा और आथ ने जवाब में अपना सिर घुमाया। फिर क्लॉडिना ने आथ के होठों पर लगे दाग को साफ करने के लिए कपड़े से पोंछा। मुझे माफ़ करें, मैं बस इसे साफ करने में आपकी मदद करना चाहती थी, उसने एक कोमल आवाज़ में कहा। जब क्लॉडिना की दयालु आंखों ने उसे घूरा तो आथ अवाक रह गया। फिर लड़की ने अपनी आंखें फेर लीं और धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। धन्यवाद क्लॉडिना, उसने आखिरकार कहा। फिर एलिसिया एडना की ओर मुड़ी, जो उसे वापस शांति से मुस्कुराए। क्या मैंने आपसे मिस्टर ग्लिट्जी की दाहिनी सीट छीनकर अशिष्टता की है, एडना उन्नी? उसने विनम्रता से पूछा। लेकिन एडना ने गर्मजोशी से जवाब दिया। आप जहां भी सहज महसूस करें एलिसिया, उसने विनम्रता से कहा। हंसी और आनंदमय बातचीत की आवाज़ कमरे में भर गई, जिससे एक आरामदायक माहौल बन गया। अनाथालय के बच्चे विशेष रूप से उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था, उन्होंने इसे केवल टेलीविजन पर देखा था। इसके अलावा वे शहर के सबसे शानदार रेस्तरां में थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या शानदार रात थी, बच्चों में से एक ने कहा। बॉस, एडना ने धीरे से आथ को पुकारा। उसने उसकी ओर देखा और पाया कि वह अभी भी उसी गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। तुम शाम को और भी मज़ेदार बनाने के लिए पियानो क्यों नहीं बजाती और गाती हो? उसने धीरे से पूछा। हाँ हाँ हाँ, एलिसिया ने उत्सुकता से कहा। मैंने वह वीडियो देखा था जब तुमने क्लॉडिना के साथ गाया था, ओप्पा। क्या तुम आज रात फिर से ऐसा कर सकती हो? अहम, आथ ने झिझकते हुए क्लॉडिना की ओर रुख किया, स्वीकृति मांगते हुए। क्लाउडिना ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैं मना नहीं करूंगी जब भी तुम मुझे तुम्हारे साथ युगल गीत गाने के लिए कहोगे, आथ। हालांकि वह एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, वास्तव में मैंने तुम्हारे लिए अकेले गाने के लिए एक गीत लिखा है। वह फिर से रुकी, उसकी अभिव्यक्ति तीव्र थी। आथा मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं वह गीत गाऊं, क्लाउडिना? क्लाउडिना ने आथा के चेहरे पर एक गर्म, कोमल भाव के साथ देखा, फिर धीरे से पुष्टि में सिर हिलाया। आथा ने आत्मविश्वास से घोषणा की, ठीक है, तो मुझे गीत दिखाओ। एलिसिया चौंक गई, उसने कहा, क्या? मुझे मत बताओ कि यह कहानी सच है कि मिस्टर ग्लिट्जी ओप्पा वास्तव में उस गीत के लिए भी गा सकते हैं और पियानो बजा सकते हैं जिसे उन्होंने अभी अभी सीखा है। एडना ने एलिसिया के शब्दों का जवाब एक हंसी के साथ दिया। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा है अगर आप इस विचार के आदी हो जाएं कि यह बड़ा बॉस हमें अप्रत्याशित तरीकों से आश्चर्यचकित कर सकता है। अगर एक दिन वह अचानक अपने हाथों से पहाड़ को हिला सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। एलिसिया ने सहमति में जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, देखते हैं कि भविष्य में हमारे लिए उसके पास और क्या आश्चर्य है। आथा ने फिर क्लॉडिना से टैबलेट स्वीकार किया और कमरे में सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए छोटे मंच पर चला गया। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास नाटक उपन्यास अजय आथक गार्डनर अध्याय 72 जादू की कुंजियां अजय आथक गार्डनर सी 72 जादू की कुंजियां अध्याय 72 जादू की कुंजियां। आथ ने टैबलेट पर कॉर्ड्स का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और तुरंत उसके सिर में एक मधुर धुन बजने लगी। केवल एक नज़र से वह आसानी से प्रत्येक नोट को याद कर रहा था, जैसे कि उसने पहले भी गाना सुना हो। उसकी याददाश्त इतनी तेज हो गई थी कि वह किसी भी जानकारी को आसानी से याद कर सकता था जो उसके सामने आई थी या उसने केवल एक नज़र में सीखी थी। उसका दिमाग डेटा को जल्दी से संसाधित कर सकता था और उसे निष्कर्ष में बदल सकता था, जिससे उसे ज्ञान का खजाना मिल जाता था जिसे वह आसानी से प्राप्त कर सकता था। आथा ने पियानो की चाबियों पर अपनी उंगलियां धीरे से रखीं, मानो उसे वाद्य यंत्र की सहज समझ हो। वाद्य यंत्र से उसकी परिचितता स्पष्ट थी, ऐसा लगता था कि यह उसकी याददाश्त और उसकी उंगलियों की मांसपेशियों की याददाश्त में समाया हुआ है। वह जो भी गाना बजाना चाहता था वह सहजता से हासिल किया जा सकता था। उसकी उंगलियां चाबियों पर अविश्वसनीय सुंदरता से चलती थीं, मानो वे किसी तरह के जादू में हों। हमारे गर्वित बॉस बेनो से एक बार फिर आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाओ, अल्फा ने चुपचाप कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह स्तब्ध प्रशंसा में उस आदमी को देख रहा था। बेनो प्रत्याशा से चकित होकर बोला, रुको, मुझे मत बताओ कि वह पियानो बजा सकता है और गा भी सकता है। अल्फा ने अपना सिर हिलाया, उसके होठों पर एक मुस्कान थी क्योंकि उसने जवाब दिया, न केवल वह कर सकता है, वह ऐसा है जैसे वह दोनों काम करने के लिए पैदा हुआ है। वह उन पेशेवरों से भी आगे है जो शायद दशकों से प्रशिक्षण ले रहे हैं। नहीं, यह अविश्वसनीय है, बेनो ने घोषणा की। उसका दिमाग आश्चर्य से घूम रहा था क्योंकि वह आथा के ड्राइविंग कौशल के पहले के प्रदर्शन को याद कर रहा था। मैं अभी भी इसके बाद जो देखने जा रहा हूं उसके लिए तैयार नहीं हूं। क्या ये ठीक है कि मैं अपने बॉस से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखूं? आप जितनी चाहें उतनी उम्मीदें रख सकते हैं, अल्फा ने आत्मविश्वास से कहा, धीरे से सिर हिलाते हुए, और बॉस ऐसी चीज़ें करेंगे जो आपकी उच्चतम उम्मीदों से बहुत दूर हैं।
आथा ने कुशलता से अपनी उंगलियों को कुंजियों पर टैप करना शुरू कर दिया और अचानक कमरा एक शांत और स्वर्गीय ध्वनि से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी दिव्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया हो, उनके दिल और आत्मा को एक सुखद आलिंगन प्रदान करना। यह क्या है? बेन्नो ने विस्मय में कहा। म्यूजिकल नोट तारांकन। म्यूजिकल नोट, मैं अपने सपने को पूरा करने के मिशन पर हूँ। भले ही मैं ठोकर खाऊं और गिर जाऊं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मेरा दिल मजबूत है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं एक बार में एक कदम उठाऊंगा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। आथा ने जब वह गीत गाया जिसे उसने खास तौर पर उसके लिए बनाया था, तो क्लॉडिना की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। आथा के साथ युगल गीत गाना उसके जीवन का अब तक का सबसे अद्भुत और आनंददायक अनुभव था। फिर भी आथा को एकल प्रदर्शन करते हुए सुनना और दर्शकों की सीटों से उसका आनंद लेना उससे कम अद्भुत नहीं था। अनाथालय के बच्चे आथा की कोमल और मधुर आवाज से मंत्रमुग्ध हो गए, मानो उसने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया हो। ये वास्तव में सुंदर है, उन्होंने एक स्वर में कहा। हे भगवान ओप्पा, मैं उसके आसपास न रहकर कैसे जी पाऊंगी और सांस ले पाऊंगी जब वह इस तरह की अद्भुत चीजें दिखा रही है। एलिसिया ने आश्चर्य से धीरे से कहा। जरूर, तुम हमेशा किसी बात पर अतिशयोक्ति करती हो, है न? एलिसिया, एडना ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसने खुद भी स्वीकार किया कि वह अक्सर आथा की प्रशंसा करने में बहुत आगे निकल जाती थी, क्योंकि अब मुंह से भी यह व्यक्त नहीं किया जा सकता था कि एडना की नज़र में आथा कितना मूल्यवान और अद्भुत था। म्यूजिकल नोट तारांकन। म्यूजिकल नोट, मैं शीर्ष पर पहुंच जाऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं सितारों तक पहुंचने जाऊंगा, मैं लड़ूंगा और कभी नहीं रुकूंगा। मैं शीर्ष पर पहुंचने जाऊंगा, मैं सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। पियानो पर नोटों की गति तेजी से बढ़ गई और आथा ने गीत की अगली पंक्ति को पूरी तरह से गाया। पियानो पर उनकी सुरीली धुन ने एक मनमोहक ध्वनि पैदा की, जिसने सभी को विस्मय में डाल दिया और एक शब्द भी बोलने में असमर्थ कर दिया। म्यूजिकल नोट तारांकन। म्यूजिकल नोट, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और प्रयास करूंगा। जो मैं जानता हूं कि सही है उसके लिए लड़ूंगा। मैं जिस पर विश्वास करता हूं उसके लिए खड़ा रहूंगा। मेरे रास्ते में कोई बाधा ना आए, मैं शिखर तक पहुंचूंगा। उस रात कार्यक्रम में साथ देने के लिए पहले पियानो बजाने वाले संगीतकारों ने एक साथ आश्चर्य में अपना सिर हिलाया जब आथा ने पियानो बजाने और गीत को इतनी अच्छी तरह से गाने में कामयाबी हासिल की। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर कोई कहे कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो लाखों में एक बार ही पैदा होता है, उनमें से एक ने घोषणा की। हर 100 साल में एक बार, वह बिल्कुल सही होता है। हाँ, उसका पियानो बजाना बेदाग है, दूसरे ने टिप्पणी की। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी उसके पियानो बजाने के तरीके की नकल करने की कोशिश करूं तो मेरी उंगलियां अकड़ जाएंगी। ये बिल्कुल सही है, उससे भी आगे एक तीसरे ने कहा। उन्होंने आथा के प्रदर्शन को देखकर और सुनकर प्रशंसा और अविश्वास के वाक्यों का आदान प्रदान किया। म्यूजिकल नोट तारांकन। म्यूजिकल नोट, मैं दौड़ूंगा और चढ़ूंगा, आसमान तक पहुंचने तक आगे बढ़ता रहूंगा। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। मैं शीर्ष पर पहुंचूंगा, मैं जीतूंगा। आथा ने वास्तव में बहुत भावुकता के साथ गीत गाया। वह महसूस कर सकता था कि क्लॉडिना ने उसके लिए गीत को कितनी खूबसूरती से तैयार किया था। आथा ने अपनी आंखें खोलीं और एडना, क्लॉडिना और एलिसिया को दूर से देखा, जो अपने उत्साही चेहरों के साथ जयकार कर रहे थे। वह एलिसिया को अपना हाथ हिलाते हुए और आई लव यू ओप्पा कहते हुए देख सकता था। आथा मुस्कुराया, कमरे की गर्मी को महसूस किया और फिर कमरे में अन्य लोगों को देखा, जो सभी उसके पियानो बजाने और गाने का आनंद ले रहे थे। म्यूजिकल नोट तारांकन। म्यूजिकल नोट, मैं सारे जोखिम उठाऊंगा, चाहे मेरे रास्ते में कुछ भी आए। मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, चाहे वे कुछ भी कहें। मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे मेरे रास्ते में कुछ भी आए। आथा की उंगलियां कीबोर्ड की चाबियों पर बहुत ही सटीकता के साथ शानदार और फुर्तीली तरीके से चलती रहीं, बिना एक भी गलती किए गाने की अंतिम धुन बजाते हुए। फिर वह मुस्कुराते हुए दर्शकों की ओर मुड़ा और उन्हें गाने की आखिरी पंक्ति गाने में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। चलो आखिरी पंक्ति एक साथ गाते हैं, उसने कहा। म्यूजिकल नोट तारांकन। म्यूजिकल नोट, मैं शीर्ष पर पहुंचूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं अपना सब कुछ देने जा रहा हूं, मैं नेतृत्व करने जा रहा हूं। मैं सितारों तक पहुंचने जा रहा हूं, मैं लड़ने जा रहा हूं और कभी नहीं रुकूंगा। मैं शीर्ष पर पहुंचूंगा, मैं सफल होने के लिए दृढ़ हूं। आथा की उंगलियां धीरे धीरे और सुंदर ढंग से कुंजियों पर नाचने लगीं और गीत और संगीत जल्द ही दूर हो गए। कमरे में हर कोई मंत्रमुग्ध था, लगभग जैसे कि वे सम्मोहित हो गए हों। अचानक एलिसिया खड़ी हुई और अपने हाथों से जोर से ताली बजाई, जिससे हर कोई अपनी मदहोशी से बाहर आ गया। सभी ने तालियां बजाईं। आथा को अपने जीवन में अब तक देखे गए सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए अपनी सर्वोच्च प्रशंसा के साथ बधाई दी।
अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस, साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आर्थर गार्डनर। अध्याय 73, बॉस के लिए कोई सम्मान नहीं। अजय आर्थर गार्डनर सी 73, बॉस के लिए कोई सम्मान नहीं। वे सभी लॉबी के प्रवेश द्वार के सामने पार्क हो गए। काले सूट में एक बॉडीगार्ड कार से बाहर निकला और सबसे आगे वाली कार का दरवाज़ा खोला। अंदर से एक आदमी निकला जो काले रंग का सूट पहने हुए था, उसके कपड़े बेदाग थे। उसके बाद दो महिलाएं कार से बाहर निकलीं। एक गोरी महिला ने स्टाइलिश ग्रे एग्जीक्यूटिव सूट और स्कर्ट पहनी हुई थी और एक युवा महिला ने काले रंग का कोट और पैंट पहना हुआ था। उसने अपनी शर्ट के ऊपर धूप का चश्मा लगाया हुआ था। सभी की नज़रें तुरंत आर्थर और उसके साथ आई दो महिलाओं पर टिक गईं। तीनों ने आर्थर के सुडौल और आकर्षक फिगर और दोनों महिलाओं के साथ एक अविश्वसनीय प्रभाव डाला, जो दोनों ही शानदार दिख रही थीं। वह आदमी कौन है? किसी ने आश्चर्य से कहा। उसके पीछे आई दो महिलाएं बेहद खूबसूरत थीं। क्या वह ब्राउन कंपनी का नया क्लाइंट है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वह बहुत अमीर और महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। बस वह कार देखें जो उसने लाई है। यह एक सुपर लिमिटेड एडिशन कार है जिसकी दुनिया में केवल 10 इकाइयां ही बनाई गई हैं। क्या तुम सच में गंभीर हो? वह कार बहुत महंगी लग रही है। क्या तुम्हें पता है कि इसकी कीमत कितनी है? $200 मिलियन, एक अन्य व्यक्ति ने पुष्टि की। मुझे यकीन है कि मैं सही हूँ, इसकी कीमत वाकई इतनी है। अविश्वसनीय। आर्थर बड़े कांच के दरवाजे की ओर बढ़ा, जो उनके अंदर घुसते ही अपने आप खुल गया। वहां काम करने के अपने समय को याद करते हुए उसका दिल पुरानी यादों से भर गया। हालांकि यह सबसे सुखद अनुभव नहीं था, फिर भी उसने कड़ी मेहनत की थी। उसे यकीन था कि कंपनी में अभी भी बहुत संभावनाएं हैं, अगर केवल काश इस कंपनी में मौजूद कचरा खत्म हो जाता। आर्थर ने उदास होकर कहा। उसकी नज़र दूर तक चली गई। एडना उसकी ओर मुड़ी, उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। मुझे यकीन है कि यह कंपनी और भी उन्नत और बड़ी बनेगी, उसने आगे कहा। बॉस, एडना ने धीरे से कहा। हाँ, मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं कि इस कंपनी को हासिल करने में आपकी भागीदारी गोपनीय रहे, केवल ऊपरी प्रबंधन को ही पता हो, उसने समझाया। अच्छा काम एडना, धन्यवाद। एडना को वह पहली बार याद आया जब वह आर्थर से मिली थी, जब उसने खुद को एक गरीब व्यक्ति के रूप में पेश किया था, जिससे दूसरे लोग उसे सिर्फ उसके गंदे रूप के कारण नीचा दिखाने लगे थे। क्या यह आपके शौक में से एक है, बॉस? उसने आगे कहा। क्या मतलब है, एडना? उसने पूछा। क्या आपको किसी निम्न दर्जे के व्यक्ति होने का दिखावा करना अच्छा लगता है, ताकि दूसरे आपको कमाकें और फिर आप उन्हें गलत साबित कर सकें और उन्हें दिखा सकें कि आप वास्तव में कौन हैं? क्या इस बार ओप्पा वास्तव में अमीर नहीं दिख रहे थे, एडना? उन्नी एलिसिया, जो आर्थर के बाईं ओर चल रहा था, ने जवाब दिया। वह बहुत स्टाइलिश और अमीर लग रहा था और उसके साथ दो खूबसूरत महिलाएं थीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कोई कैसे मान सकता है कि वह गरीब है या इतना दुस्साहसी है कि उसकी शक्ल के आधार पर उसे कमतर आंक सकता है। एलिसिया की बातों पर आर्थर मुस्कुराया और बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें और लोगों से मिलना चाहिए ताकि तुम समझ सको कि उनमें से कुछ कितने बुरे हो सकते हैं, एलिसिया। इमारत की भव्य लॉबी उन लोगों से भरी हुई थी जो आर्थर की शक्ल देखकर हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे तीन मशहूर हस्तियां अचानक किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रकट हो गई हों। उनमें से किसी ने भी आर्थर और उसके साथ आई दो महिलाओं को नहीं पहचाना। वह कौन है? एक राहगीर ने पूछा। हालांकि दूर से बेज रंग के कपड़े पहने एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। वह अचानक आर्थर के सामने रुक गया और उस पर आरोप लगाने वाली उंगली उठाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आर्थर? जॉन चिल्लाया, उसकी आवाज़ हवा में गूंज रही थी। आर्थर ने उसे अपने पूर्व चौकीदार प्रबंधक के रूप में पहचाना। हाय जॉन, आप कैसे हैं? आर्थर ने सहजता से पूछा। जॉन को यकीन था कि उसके सामने वाला आदमी आर्थर ही था। जब जॉन ने उसका नाम पुकारा तो उसने उत्तर भी दिया था। फिर भी जॉन थोड़ा हैरान था। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। आर्थर ने इतने शानदार कपड़े क्यों पहने हैं और उसके साथ दो खूबसूरत लड़कियां क्यों आई हैं? वे सभी जिन्होंने पहले आर्थर के चेहरे को केवल अस्पष्ट रूप से पहचाना था, अब आश्वस्त थे कि यह वही भूतपूर्व चौकीदार था जो कभी उनकी कंपनी में काम करता था। क्या ये वास्तव में आर्थर है जो यहाँ चौकीदार हुआ करता था? उनमें से एक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। ये किस तरह का मजाक है? वह यहाँ इतना अलग दिखने वाला कैसे आ गया? क्या वह हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वह एक अमीर आदमी है? मैं लगभग उसकी मूर्खतापूर्ण चाल पर विश्वास कर चुका हूँ, दूसरे ने उत्तर दिया। उसे स्पष्ट रूप से नौकरी से निकाल दिया गया है, तो वह अभी भी यहाँ क्यों है? कई लोग उस सुबह के इस अद्भुत दृश्य को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। आर्थर, एक कंगाल, किसी तरह एक अमीर आदमी की तरह दिखने में कामयाब रहा था और दो बेहद खूबसूरत महिलाओं द्वारा उसका साथ दिया गया था। जिज्ञासा ने उन पर काबू पा लिया, इसलिए दर्शक जल्दी से दूर से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इस तरह के कपड़े क्यों पहने हो? और ये दो सुंदरियाँ कौन हैं? जॉन अभी भी आर्थर पर चिल्ला रहा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा थोड़ा संदिग्ध लग रहा था।
किसी कारण से उसे आथ से एक बहुत बड़ा करिश्मा महसूस हुआ, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। बेशक मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, ठीक है न? आथ ने शांति से उत्तर दिया। जॉन के हाथ घबराहट से कांप रहे थे क्योंकि उसे एहसास हुआ कि आथ कितना बदल गया है। वह आथ के आत्मविश्वास पर विश्वास नहीं कर सका। अभी बाहर निकलो, जॉन चिल्लाया, उसकी आवाज़ विशाल लॉबी में गूंज रही थी। आपको चौकीदार के पद से निकाल दिया गया है और आप यहाँ फिर से नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। आप इस प्रतिष्ठित कंपनी में रहने के योग्य ही नहीं हैं, जॉन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैं समझ सकता हूं कि आप यहाँ फिर से आकर अमीरों की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप किस उद्देश्य से काम कर सकते हैं? आपके पास यहाँ रहने के लिए आवश्यक शिक्षा भी नहीं है। चौकीदार बनना आपके लिए पहले से ही बहुत ज़्यादा है। आथ, आप एक अशिक्षित और मूर्ख व्यक्ति हैं, आपको अपनी जगह के बारे में पता होना चाहिए। अब जाओ, इससे पहले कि आप अपनी उपस्थिति से इस जगह को गंदा करें। उसने जारी रखा। टस्क, एलिसिया, जिसका धैर्य लगातार कम होता जा रहा था, ने अपने सामने खड़े आदमी को आथ पर अपशब्द बोलते हुए देखकर अविश्वास में अपना सिर हिलाया। वह जॉन के पास गई। उसका चेहरा गुस्से से जल रहा था। कोई इतना मूर्ख और अशिक्षित व्यक्ति अभी भी यहाँ कैसे रह सकता है? उसने तीखी आवाज़ में पूछा। चुप रहो, बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें समझ में भी आता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? जॉन ने एलिसिया को हैरान होकर देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आथ का इतना दृढ़ता से बचाव क्यों कर रही थी। जब जॉन अपनी गलती पर विचार कर रहा था तो लोग आथ के करीब चले गए। अरे, यह आथ है न? क्या तुम्हें यहाँ वापस आने में शर्म नहीं आती जब तुम्हें बाहर निकाल दिया गया था? एक व्यक्ति ने कहा। तुम्हारे साथ 2 लड़कियां कौन हैं आथ? क्या तुम यहाँ अपनी नौकरी वापस पाने की कोशिश कर रहे हो? दूसरे ने पूछा। एक तीसरा व्यक्ति आगे बढ़ा। अरे, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बनाओ, उसने कहा, फिर आथ के कंधे पर अपना हाथ रखने की कोशिश की। एलिसिया ने जल्दी से उस आदमी का हाथ रोका और सख्ती से बोली, तुम अपने गंदे हाथों से मेरे बॉस को छूने की हिम्मत मत करना, उसने घोषणा की। चुप रहो, तुम सब। अगर तुम तुरंत माफ़ी नहीं मांगोगे तो पछताओगे। उसके कड़े शब्दों से कमरा भर गया और हर कोई अचानक हैरान रह गया। क्या आथ सिर्फ कचरा नहीं था? ये लड़की उसके लिए क्यों खड़ी थी? एलिसिया, शांत हो जाओ, आथ ने एलिसिया से धीरे से कहा। उस जगह पर मौजूद हर कोई दूर से आथ के बारे में बातें करने लगा, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि असल में क्या हुआ था। उन्हें ये सब कुछ मज़ेदार और दिलचस्प लगा। हालांकि वे आथ की मूर्खता पर अपमान और अपशब्दों की बौछार करने से खुद को नहीं रोक पाए। आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इस तरह की किसी बात के कारण आपको यहाँ छोटी छोटी बातों पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए। क्या आप सभी यहाँ काम करने के लिए नहीं आए हैं? मुझे यकीन है कि आपने अपना समय पूरी तरह से महत्वहीन चीज़ों पर बर्बाद कर दिया है। आथ ने दृढ़ता से कहा। आप क्या कह रहे हैं आथ? आपको यहाँ ऐसा कहने का क्या अधिकार है? उनमें से एक ने व्यंग्य किया। तुम तो बेकार के कूड़ेदान हो। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? यहाँ आने का तुम्हारा क्या उद्देश्य था? ऐसे कपड़े पहने हो, क्या तुम अमीर होने का दिखावा कर रहे हो? दूसरे ने कहा। यहाँ से चले जाओ आथ, तुम सिर्फ खुद को शर्मिंदा कर रहे हो। उस समय माको, जो एक सख्त भाव के साथ उनकी ओर बढ़ रहा था, अब सुनने की सीमा के भीतर था। अरे माको, ये कचरा अचानक इस जगह पर आ गया, उनमें से एक चिल्लाया। बॉस माको, यह आथ है जिसे आपने इस जगह से भगा दिया था। देखो, वह कितना मूर्ख है जो अमीर होने का दिखावा करते हुए यहाँ वापस आया है। जब माको आथ के ठीक सामने खड़ा था तो वह अचानक अपने घुटनों पर गिर गया और श्रद्धा में अपना सिर झुका लिया, जिससे क्षेत्र के लोग पूरी तरह से हैरान रह गए। क्या हो रहा है? उन्होंने आपस में फुसफुसाया। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आथ गार्डनर। अध्याय 74। एक डिश सबसे अच्छी तरह से ठंडा परोसा जाता है। अजय आथ गार्डनर। सी 74। एक डिश सबसे अच्छी तरह से ठंडा परोसा जाता है। अध्याय 74। एक डिश सबसे अच्छी तरह से ठंडा परोसा जाता है। माको को उसके पिता ने सूचित किया था कि आथ ने ब्राउन कंपनी का स्वामित्व ले लिया है, कुछ ऐसा जो अकल्पनीय लग रहा था। फिर भी ये वास्तव में बिना किसी अनिश्चितता के पूरा हुआ था। उनके समझौते के अनुसार माको आथ से शर्त हारने के बाद उसके सामने घुटने टेकने और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने के लिए बाध्य था। माको आथ के पास गया, उसका चेहरा गुस्से से विकृत था और उसका अभिमान कुचला हुआ था। वह इन मांगों को उसके सामने प्रस्तुत करने के लिए अपमानित था। जो लोग कभी उसकी प्रशंसा करते थे, आथ के सामने रुकते ही उसकी गहरी सांस में उसका आक्रोश झलक रहा था और वह अनिच्छा से प्रार्थना में जमीन पर झुक गया। तुम कितने बेवकूफ़ हो आथ, उसने बुदबुदाया। आथ, माको ने माफ़ी मांगते हुए कहा। उसकी आवाज़ भव्य लॉबी में गूंज उठी, जिससे सभी अचानक चुप हो गए। जब तुम यहाँ काम कर रहे थे तब मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे खेद है। माको आथ के साथ जो कुछ हुआ था उसके बारे में अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पा रहा था।
थोड़े ही समय में वह एक बेकार व्यक्ति से एक बहुत मूल्यवान व्यक्ति बन गया था। माको ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि आथ ने अपनी नई नई दौलत कैसे हासिल की। क्या उसने बैंक लूटा था, या शायद उसने एक बुजुर्ग विधवा से शादी की थी और फिर उसके पैसों के लिए उसे मार डाला था। शायद उसके दादा आथ को गुप्त रूप से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे थे। माको ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, चुपचाप चाहा कि वह आथ का सामना कर सके। वह अपने कार्यों के परिणामों से अवगत था, फिर भी वह बदला लेना चाहता था। आखिरकार आथ ने पूरी कंपनी पर नियंत्रण कर लिया था। माको निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि उस दिन उसकी नौकरी समाप्त हो जाए। आथ, तुम कमीने हो, उसने अपने मन में बुदबुदाया, लेकिन उसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं हुई। आथ, मैं लिंडा को जानबूझकर तुमसे दूर ले जाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ताकि तुम्हें दर्द हो, साथ ही बिना किसी वैध औचित्य के तुम्हें इस कंपनी से निकाल दिया। जब तुम यहाँ काम कर रहे थे तब मैंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसके लिए भी मुझे खेद है। माको ने दृढ़ता से कहा, उसका माथा अभी भी ठंडे संगमरमर के फर्श पर दबा हुआ था। हर कोई अविश्वास में अपना सिर हिला रहा था, क्योंकि वे अपने सामने घटित हो रही घटनाओं को देख रहे थे। उनमें से कई अभी भी इनकार कर रहे थे, जो कुछ हुआ था उसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे। यहाँ क्या चल रहा है? क्या ये सच में सच है? उनमें से एक ने माको को अविश्वास में घूरते हुए पूछा। यह माको द्वारा किया गया एक मजाक होगा, दूसरे ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। मुझे इस पर यकीन है, केवल एक मूर्ख ही इस पर विश्वास करेगा। इसे बंद करो, माको। मुझे पता है कि यह अजीब लग रहा है, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। माको, तुम क्या कर रहे हो? उनमें से एक ने माको की तरफ दौड़ लगाई और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की। आथ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने आथ की तरफ मुड़ते हुए कहा, उनके चेहरे पर अविश्वसनीय भाव थे। ये किस तरह की चाल है? क्या तुम्हें लगता है कि हम वास्तव में इस पर विश्वास करेंगे? आथ मुस्कुराया, उन लोगों की आंखों में देख रहा था जो अपनी आंखों के सामने घटित हो रही असाधारण घटना पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि जब माको, जो बहुत गर्वित व्यक्ति था, उसके सामने घुटने टेकता है, तब भी वे उन तथ्यों पर संदेह करते हैं जो स्पष्ट रूप से उनके पक्ष में नहीं थे। हाँ, मनुष्य ऐसे ही होते हैं, वे केवल उन चीज़ों को स्वीकार करेंगे और उन पर विश्वास करेंगे जो उनके लिए फ़ायदेमंद हैं। आथ फिर माको के पास गया और माको की ठोड़ी के नीचे अपना पैर रखकर उसे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर किया। माको स्पष्ट रूप से क्रोध से उबल रहा था, जैसे कि वह किसी भी क्षण आथ को मुक्का मारने वाला था। मेरी तरफ देखो, माको, आथ ने आदेश दिया। दर्शक आशंका और भय से भरे हुए थे, उनमें से कई ने पहले आथ का अपमान किया था। ये स्पष्ट था कि स्थिति बहुत अप्रिय होने वाली थी। माको, आथ ने सख्ती से कहा, तुम यहाँ अपनी भूमिका का फायदा उठाकर उन लोगों को डरा रहे हो जो तुमसे कमज़ोर हैं। तुम हर महिला कर्मचारी के साथ डेटिंग कर रहे हो और कुछ को गर्भवती भी कर रहे हो, फिर उन्हें छोड़ रहे हो। तुम्हारे पास इस कंपनी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम एक बदमाश हो और आज से तुम यहाँ काम नहीं कर रहे हो। अब मुझसे दूर हो जाओ। जैसे ही सभी ने आथ के शब्द सुने, वे अब उन तथ्यों को नकार नहीं सकते थे जो अभी अभी उनके सामने आए थे। किसी ने पूछा, क्या ये सच है कि ब्राउन कंपनी को किसी ने पूरी तरह खरीद लिया है? क्या ये सच में आथ ने खरीदा है? ये सही नहीं हो सकता है न? एक और सवाल, अगर आथ अब इस कंपनी का पूरा मालिक है, तो क्या इसका मतलब यह है कि अब हमारा जीवन यहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा? किसी और ने कहा, उनकी आवाज़ डर से कांप रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह कोई मजाक होगा, एक और व्यक्ति ने कहा, उनका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। जो कुछ अभी हुआ था, उसे महसूस करते ही कुछ लोग तुरंत कांप उठे और ऐसा लग रहा था जैसे वे बेहोश होने वाले हैं। जॉन, जो माको से थोड़ी दूर खड़ा था, उसे भी ऐसा लगा जैसे उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा हो। उसके अंदर एक भयानक दर्द दौड़ रहा था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने एक घातक गलती की है। उसकी नज़र आथ की दिशा में चली गई, और जैसे ही आथ उसके सामने से गुजरा, उसने कांपते हुए कहा, आथ। आथ फिर रुक गया, जॉन का सामना करने के लिए मुड़ा। जॉन, मेरा सुझाव है कि आप तुरंत यहाँ से चले जाएं, क्योंकि आपको यहाँ किसी भी तरह का विच्छेद भत्ता नहीं मिलेगा। जो मैनेजर अपने कर्मचारियों के साथ सम्मान से पेश नहीं आता, वह यहाँ रहने का हकदार नहीं है। जॉन ने विनती की और आथ का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आथ ने उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। नहीं, आथ, मुझे माफ़ करें, उसने पुकारा, जबकि आथ एडना और एलिसिया के पीछे पीछे चला गया। जॉन अभी भी इनकार कर रहा था। ये सच नहीं हो सकता है न? उसने खुद से कहा, फिर माको की ओर चला गया। माको, उसने विनती की, कृपया मुझे बताएं कि क्या ये सच नहीं है? क्या आथ अचानक इस कंपनी का पूरा मालिक बन सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। माको अब अपने गुस्से को रोक नहीं पाया, अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया और आथ को एक खतरनाक नज़र से देखा। अपनी जेब से उसने एक चाकू निकाला और दृढ़ता से घोषणा की, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे, आथ। वह अपना बदला लेने के लिए दृढ़ था और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि आथ फिर कभी चैन से न रह सके।
माँ को आथा की ओर दौड़ा, चाकू से वार करने के लिए तैयार था, लेकिन उसी समय एलिसिया, जो आथा के बाईं ओर चल रही थी, मुस्कुराई और कार्रवाई में कूद पड़ी। मुझे इस मूर्ख को दिखाने दो कि मैं किस चीज़ से बनी हूँ, उसने कहा। एक ही तेज हरकत में उसने माको को जमीन पर पटक दिया। उसका चेहरा जोर से फर्श पर जा गिरा। माको का चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया था और उसके जबड़े से कुछ दांत भी टूट गए थे। उसका शरीर लंगड़ा हो गया था और वह पूरी तरह से बेहोश हो गया था। यहाँ क्या हो रहा है? किसी ने हैरान होकर पूछा। वह लड़की इतनी मजबूत क्यों है? मुझे डर है, एक और ने चिंतित होकर कहा। क्या मेरा भाग्य भी उनके जैसा ही होगा? मैं इस कंपनी से निकाला जाना नहीं चाहता। जैसे ही वे बोले, आथा उस विशेष लिफ्ट के सामने खड़ा था, जिस तक केवल कंपनी के शीर्ष स्तरीय अधिकारी ही जा सकते थे। एलिसिया फिर संतुष्ट मुस्कान के साथ आथा के पास लौटी। कम से कम मैं संतुष्ट हूं कि मैंने उस बेवकूफ़ माको को सबक सिखाया, उसने हंसते हुए कहा। आथा ने उसे वापस मुस्कुराया। क्या तुम्हें याद नहीं है कि वह उन लोगों में से एक था जिन्होंने तुम्हें दान दिया था, एलिसिया? सच में? एलिसिया ने भौहें उठाते हुए जवाब दिया। मुझे लगता है कि मैंने उसे धन्यवाद कहने के लिए बस इतना पीटा था। अगर नहीं तो मैं उसे पहले ही अस्पताल में भर्ती करा देती। ओह सच में, एलिसिया? एडना ने मुस्कुराते हुए और उसे चिढ़ाते हुए कहा। मुझे लगा कि माँ को तुमसे उस लात के बाद कुछ हफ्तों के लिए अस्पताल में रह सकता है। तुम एक महिला के लिए बहुत क्रूर हो, तुम्हें पता है। लेकिन एलिसिया ने एक और मजाक के साथ जवाब दिया, जबकि एडना उन्नी एक देवदूत के रूप में दाईं ओर खड़ी है, यह उचित ही है कि मैं, जो बाईं ओर खड़ी हूँ, राक्षस के रूप में सेवा करूँ, है न? दूर से आथा को पता ही नहीं चला कि एक चिंतित चेहरे वाली सुनहरे बालों वाली महिला उसकी ओर दौड़ी, अपनी ऊंची एड़ी के जूतों में स्थिर रहने के प्रयास में अपने गर्भवती पेट को पकड़े हुए। उसने आवाज लगाई, आथा, यह मैं हूँ, आथा, मुझे तुम्हारी याद आती है। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास नाटक उपन्यास अजेय आर्थर गार्डनर अध्याय 75 ब्राउन का भविष्य अजेय आर्थर गार्डनर सी 75 ब्राउन का भविष्य अध्याय 75 ब्राउन का भविष्य। अपनी धूर्त मुस्कान को छिपाने के लिए अपना चेहरा थोड़ा नीचे करते हुए लिंडा ये जानकर हैरान रह गई कि आर्थर अचानक ब्राउन कंपनी का मुख्य मालिक बन गया था। वह इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकती थी और यहाँ तक कि माँ को भी उसके सामने घुटने टेक चुका था। उसे यकीन था कि आथा अभी भी उसे चाहता है और लिंडा को भरोसा था कि वह उसका दिल जीत सकती है। वह एक बहुत ही आकर्षक महिला थी, जिस तरह के पुरुष सपने देखते हैं, और वह आथा की मंगेतर थी। उसकी साथी या पत्नी होने में कोई शर्म महसूस न करते हुए उसने अपनी गर्भावस्था को बहाने के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। हालांकि आथा ने उसके साथ कभी कुछ नहीं किया था। लिंडा उसे बताती थी कि उसने अनजाने में उसके साथ सोया था और उसने उसे गर्भवती कर दिया था। उसे यकीन था कि वह भीड़ के सामने अपना चेहरा खोने को तैयार नहीं होगा और उसके पास जिम्मेदारी लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, और इसलिए वह अपनी गर्भावस्था के साथ उसे जीतने में सक्षम थी। एलिसिया ने अपनी जीभ चटकाई और एक महिला को आथा की ओर दौड़ते हुए देखा। तो आथा ओप्पा, उसने पूछा, क्या वह लड़की लिंडा आपकी पूर्व मंगेतर है? आथा ने चुपचाप उत्तर दिया। जब लिंडा करीब आ रही थी तब भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, उसने कहा। एलिसिया, एडना ने चेतावनी दी, उसकी आवाज़ कोमल लेकिन दृढ़ थी। कम से कम थोड़ा तो रुको, ठीक है? वह गर्भवती है। एडना माँ को और लिंडा से बेहद निराश थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लिंडा के लिए बुरा लग रहा था अगर उसके साथ भी माँ को जैसा ही व्यवहार किया जाता। एलिसिया, कृपया शारीरिक हिंसा का सहारा न लें, ठीक है? अगर लिंडा का गर्भ इसकी वजह से गिर जाता है तो बॉस गंभीर संकट में पड़ सकता है, एडना ने चिंता से भरी आवाज़ में कहा। ओह एडना उन्नी, आपके पास एक फरिश्ते का दिल है। यहाँ तक कि जब कोई आथा ओप्पा को धोखा देने के लिए स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो, तब भी आप दया करती हैं, एलिसिया ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर थोड़ा उपहास का भाव था। नोवेल ड्रामा ऑग के स्वामित्व में। जैसे ही लिंडा आथा के पास पहुंची, एलिसिया पीछे हट गई और बीच में आ गई। उसने लिंडा को घूरते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो, कुतिया? लिंडा का चेहरा हताशा से भरा हुआ था क्योंकि वह विनती कर रही थी, कृपया मुझे आथा से मिलने दो। हम अभी भी सगाई कर चुके हैं, मुझे उसकी बहुत याद आती है। हमारे बीच कभी कोई बुरा रिश्ता नहीं रहा और मैं उसके बच्चे की माँ भी हूँ। नाटक से भरे चेहरे पर लिंडा ने विनती की, कृपया सुश्री बॉडीगार्ड, मुझे अपने बॉस से मिलने दें। क्या आप इस बेचारी लड़की को उसके मंगेतर से नहीं मिलने देंगे? आथा, यह मैं हूँ, लिंडा, उसने पुकारा। आथा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कृपया मुझे एक और मौका दो। लेकिन एलिसिया ने उसका रास्ता रोक दिया और उसे पीछे धकेलने का प्रयास किया। क्या तुम अपना हाथ मुझसे हटा सकती हो, कुतिया? लिंडा ने झपट्टा मारा, उसकी झुंझलाहट स्पष्ट थी। एलिसिया ने उसकी नज़र से नज़र मिलाई और फर्श पर फैले माको की ओर इशारा किया। तुम अपने प्यारे आदमी का शरीर देख रही हो, उसने दृढ़ता से कहा।
थोड़ा और आगे बढ़ो और मैं तुम्हें वैसा ही महसूस कराऊंगी जैसा उस बेवकूफ़ आदमी ने महसूस किया था। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो आजमा कर देखो। लिंडा क्रोधित हो गई क्योंकि उसने अपने सामने खड़े असहाय अंगरक्षक को घूर कर देखा। भले ही उसने धमकी दी थी, लिंडा को यकीन था कि महिला उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगी। आखिरकार एक गर्भवती महिला के साथ विशेष देखभाल की जानी चाहिए। अगर कोई उसे चोट पहुंचाता है तो लिंडा को यकीन था कि कई लोग उसके बचाव में खड़े होंगे। क्या तुम मूर्ख हो? तुम एक बेकार अंगरक्षक से ज्यादा कुछ नहीं हो। अब मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। उसने मांग की। लिंडा ने दृढ़ता से कहा। उसका हाथ एलिसिया के शरीर को धकेलने के लिए तैयार था। एलिसिया ने तुरंत प्रतिक्रिया की, लिंडा का हाथ पकड़ा और उसकी बांह को कसकर पकड़ लिया। एलिसिया ने अपने दाहिने हाथ से लिंडा का चेहरा पकड़ा और कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तुम्हें लगता है कि कोई भी यह विश्वास करेगा कि आथोप्पा ने तुम्हें गर्भवती किया है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम्हारे जैसी किसी को गर्भवती करने के लिए इतना मूर्ख होगा? अगर वह बच्चा चाहता तो मुझे यकीन है कि वह किसी और को चुनता जो मेरे लिए ज्यादा उपयुक्त हो। एलिसिया ने अचानक अपने शब्द रोक दिए, जबकि एडना ने पीछे देखा और अपने दांत पीस लिए। एलिसिया, एडना ने कहा, मैं तुमसे कह रही हूं, अगर वह किसी औरत को गर्भवती करे तो वह निश्चित रूप से ये दयालु लड़की होगी। एलिसिया घोषणा की और एडना की ओर इशारा किया। एलिसिया के शब्दों की आवाज़ सुनकर एडना ने अचानक अपना सिर घुमाया, अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने गहरी सांस ली। एलिसिया की दुस्साहसिक घोषणा से स्पष्ट रूप से असहज। हे भगवान, आपकी यह शानदार बॉडीगार्ड, बॉस, एडना ने कहा। एक बार जब हम इस काम से निपट लेंगे तो क्या मैं उसके सिर पर एक जोरदार थपकी दे सकती हूँ? आथा ने एडना को हल्की मुस्कान दी, फिर लिंडा का सामना करने के लिए घूम गया। लिंडा आश्वस्त महसूस कर रही थी क्योंकि आथा आखिरकार उसका सामना करने के लिए मुड़ा। आथा, कृपया अपने बॉडीगार्ड को रास्ते से हटा दें, उसने कहा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे तुम्हारे साथ वापस आने दो। मैं तुमसे सुलह करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें खुश कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की सबसे खूबसूरत और परफेक्ट लड़की हूँ। और तुम्हें हमारे माता पिता का संदेश याद रखना होगा, ये सगाई पवित्र है। मुझे यकीन है कि तुम इसे धोखा नहीं देना चाहते, है ना? लिंडा ने आत्मविश्वास से कहा। उसे यकीन था कि उसके शब्द आथा के प्यार को फिर से जगा देंगे। आखिरकार वह केवल एक मूर्ख आदमी था जो महिलाओं को समझने में विफल रहा। उसे यकीन था कि कोई भी दूसरी महिला उसकी बराबरी नहीं कर सकती। उसने आथा को देखकर मुस्कुराई। उसकी उंगलियां हल्के से उसके पेट पर टिकी हुई थीं। आथा, इसे देखो, उसने कहा। ये तुम्हारा बच्चा है, आथा। क्या तुम्हें याद है, हम उस रात बारिश में फंस गए थे, इसलिए मैं तुम्हारे बोर्डिंग हाउस में सो गई। तभी यह हुआ और यह नतीजा है। लिंडा ने अपनी मूर्खतापूर्ण शेखी बघारना जारी रखा और उसे विश्वास था कि वह इस मूर्खतापूर्ण शर्त को आसानी से जीत सकती है। मैंने माको के लिए एक खेल बनाया, इसलिए नहीं कि मुझे उसके लिए कोई सच्ची भावना थी। मैं बस उसे सबक सिखाना चाहती थी कि उसने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, आथा। और अब उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ा है। इसलिए अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी बाहों में वापस आ जाऊं। उसने घोषणा की। आथा ने लिंडा को एक सख्त भाव से देखा, उसकी शेखी बघारने से अप्रभावित। फिर वह दूर खड़ी भीड़ की ओर मुड़ा, जो अभी भी अपने सामने घट रही घटनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी। कोई कृपया इस महिला को इस जगह से बाहर खींच ले, उसने आदेश दिया। जो कोई भी इन दो शर्मनाक व्यक्तियों में से किसी को भी इस कंपनी में पैर रखने देगा, उसे मुझे जवाब देना होगा। आथा ने दरवाजे खुलते ही एडना के साथ वीआईपी लिफ्ट में कदम रखा। एलिसिया ने लिंडा को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और गुर्राहट के साथ कहा, फुटपाथ पर उतरो, बदमाश। तुम कुत्ते माको से शादी करोगी? क्या तुमने मेरी बात सुनी? तुम मुझे फिर से अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत मत करना, या मैं तुम्हारा चेहरा खरोंच दूंगी और ऐसा घाव छोड़ दूंगी जो कभी नहीं भरेगा। फिर वह आथा का पीछा करते हुए भाग गई। वहां मौजूद लोग लिंडा की ओर दौड़े और तुरंत उसके शरीर को पकड़ लिया तथा उसे और माको को घसीटते हुए ले गए। इमारत से बाहर निकलो, चलो चलें, लिंडा ने हताश होकर चिल्लाया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम किस तरह की दुनिया में रह रहे हो? क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? मुझे जाने दो, तुम बेवकूफ़ हो, लिंडा चिल्लाई। उसकी आवाज़ डर से कांप रही थी। मैं गर्भवती हूँ। मैं पुलिस को तुम्हारी शिकायत करूंगी। मैं इस तरह के व्यवहार के लायक नहीं हूँ। क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम किसके साथ व्यवहार कर रहे हो? मैं इस जगह की सबसे खूबसूरत महिला हूँ और मैं किसी को भी मार दूंगी जो मेरा शव घसीटने की हिम्मत करेगा। उसकी चीखों और मिन्नतों के बावजूद कोई भी उसकी शिकायत नहीं सुनता था और कुछ मिनट बाद उसे इमारत के सामने के लोगों ने बेरहमी से फेंक दिया, साथ ही माको को भी, जो होश में आने लगा था। लिंडा ने फिर से माको को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह जल्दी से दूर हो गया और चिल्लाया, मुझसे दूर हो जाओ। तुम एक बेकार आवारा के अलावा कुछ नहीं हो।
माँ को, कृपया ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लिंडा ने विनती की। ब्राउन कंपनी की इमारत के हर कोने में लगी कई बड़ी स्क्रीन अब प्रबंधन कक्ष में एक वीडियो चला रही थी और ब्राउन कंपनी के सभी उच्च अधिकारी वहां एकत्र हुए थे। हर कोई अपने विभिन्न प्रश्नों और चिंताओं के साथ वीडियो देख रहा था। उनके हाव भाव भय, क्रोध, झुंझलाहट और चिंता के मिश्रण को दर्शा रहे थे। आथ, एडना और एलिसिया फिर कमरे में आए और आशंका का माहौल स्पष्ट था। इसके बाद ब्राउन कंपनी का क्या होगा? सभी ने पूछा। उनकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। अध्याय की रिपोर्ट करें। टिप्पणियां संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।